नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की अहम रक्षात्मक युक्तियां। ये किस प्रकार से किसी व्यक्ति के लाइफ में कितना महत्व रखती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन युक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पेशे से संबंधित हो या कैसा भी व्यक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति को इस अहम रक्षात्मक युक्तियों की, इस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में ये पाई जाती हैं। तो आइए हमने समझने की कोशिश की थी, जिसे सिगमंड फ्रायड ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम इसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जस्ट ए मिनट गाइज, हम करते हैं बात ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की अहम रक्षात्मक युक्तियों की, जिसे सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इन्होंने बताया था किसी व्यक्ति के लाइफ में इन रक्षात्मक युक्तियों की सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं महत्व होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ये जो रक्षात्मक युक्ति किसकी भाग है, समायोजन का भाग है। किसका भाग है ये, समायोजन का, एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। किसका भाग है ये, समायोजन। समायोजन जिसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक। ये जो समायोजन है, समायोजन की जो युक्तियां हैं, ये समायोजन की युक्तियां ये दो प्रकार से होती हैं। पहले हम इन्हें देखते हैं दो प्रकार में, ठीक। एक जो विधि है वो क्या है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। दूसरे को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। मेथड। और इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। मेथड। क्लियर। अब जब बात करते हैं समायोजन की तो थोड़ा इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। समायोजन किसी चीज़ होती है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना, अपने आप को परिवर्तन करना, क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से आपका वातावरण है, उसके अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जैसे मान लो आप किसी हिंदी भाषी क्षेत्र से, मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जॉब ट्रांसफ़र के तरह मुंबई में होगा, तो वहाँ पे आपको एक नई परिस्थिति देखने को मिलती है। आपको नए नए चेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं, आपको नए नए चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो इस ऐसे में क्या होता है, आप वहाँ पर जाने के बाद वो आपका वहाँ का लैंग्वेज जो होता है वो आप क्या बोलते हैं, मराठी वहाँ पे बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो उसको सीखने के लिए आपको अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार आपको समायोजन करना पड़ता है। इससे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे जब ठंडी का महीना रहता है तो ठंडी के महीने में आप स्वेटर पहनते हो, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, ठीक। उस समय आप क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम आ जाता है तो क्या आप फिर भी स्वेटर पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। क्यों, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार अपने को परिवर्तन करते हैं। और जब क्योंकि नहीं पहनते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया, आप स्वेटर नहीं पहन सकते, आपको गर्मी लग रही है। इसलिए क्या होता है, ठंडी के मौसम में परिस्थितियाँ कैसी थी, आप स्वेटर पहन रहे थे, और जब गर्मी का मौसम आया तो परिस्थितियाँ कैसी हैं, आपने उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तन किया। यही है समायोजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आज हम समझने की कोशिश करते हैं समायोजन। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, समायोजन में दो चीज़ें होती हैं। कुछ समायोजन की जो विधियाँ होती है दो होती हैं। कुछ समायोजन जब हम पर परा अहम हावी हो जाता है, क्या, परा अहम और इदम, इन दोनों के चलते व्यक्ति क्या होता है, कुछ समायोजित होता है। क्योंकि जो इद होता है वो जिद करता है, मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, और पराम कहता है नहीं भाई, नैतिकता के कारण तुम इसको नहीं कर सकते। मान लो किसी आप विद्यालय में पढ़ने गए हो, आप छोटे लेवल में बच्चे हो, उसमें क्या होता है, आप जब पहली दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ रहे हो तो कोई बच्चा बढ़िया पेन लेके आया। अब आपको वो पेन देख के आपका मन फिसल गया, वो बहुत अच्छा है, एक काम कर। आप तो उसमें क्या होता है, आपका ईद कहता है एक काम कर, इतनी बढ़िया पेंसिल लेके आया, चल चोरी कर ले अपने पास रख ले, एकदम ऐसा बोलता है। और पराम कहता है नहीं भाई चोरी मत कर, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो एडजस्टमेंट करता है, जो संयोजन करने की, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, वो क्या कहता है, अहम करता है। अहम कहता है भाई काम का चोरी मत कर, तू मांग ले। क्लियर। तो ज़्यादा हम अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। क्लियर। जो सिगमंड फ्रायड ने
अहम रक्षात्मक युक्तियों की बात की थी, जरा उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की थी, किसकी बात की थी? सबसे पहले उन्होंने बात की थी, वो क्या था? रिमूविंग हर्डल्स। पढ़ते देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम बात करते हैं क्या, जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं किसको? रिमूविंग हर्डल्स, जिसे कहते हैं बाधा निराकरण। पहला इन्होंने जो दिया क्या था? बाधा निराकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? रिमूविंग हर्डल्स। हर्डल्स, ठीक। दूसरी बात जो उन्होंने की थी वो क्या था? मार्गांतीकरण। मार्गांतीकरण, जिसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट वे। अल्टरनेट वे। तीसरी बात जो उन्होंने की थी वो क्या था? वो था अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन। अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन, ठीक। सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल। सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स, ओके। फिर उसके बाद जो उन्होंने बात की, किसकी बात की थी? चौथी बात की थी उन्होंने क्या था? निष्कर्ष व परामर्श। परामर्श व निष्कर्ष। एनालिसिस। लास्ट में उन्होंने जो बात की थी वो क्या? अटेंशन सीकिंग, जिसे क्या कहते हैं? अवधान प्राप्ति या ध्यान केंद्रित करना। अवधान प्राप्ति, अटेंशन सीकिंग। ओके। तो डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले देखते हैं बाधा निराकरण, फिर मार्गांतीकरण, फिर अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन, फिर परामर्श व निष्कर्ष, फिर अवधान प्राप्ति। ये 5 चीज़ों को डायरेक्ट मेथड में रखा था किसने? सिगमंड फ्रायड ने। और इसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। इन 5 चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाधा निराकरण क्या कारण होता है, निराकरण क्या होता है। रिमूविंग हर्डल्स क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। उन परेशानियों को, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो क्या करता है? उसका सॉल्यूशन ढूंढता है और हल ढूंढता है, जिसके कारण क्या होता है? उसके ज़िंदगी से बाधाएं दूर होती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? बाधा निराकरण कहते हैं। जैसे मान लें आपने कोई गोल सेट किया कि मुझे, मान लो आप सिटी में कहीं जाना है, मान लो आपको अकबरपुर जाना है। वहाँ पे जाने के लिए आप क्या करते हैं? आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे मान लो आपके पास साइकिल नहीं है, आपके पास बाइक नहीं है, तो आपको कैसे जाना है? तो उस तरह से आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है कि मुझे किसी की साइकिल मांग लेना चाहिए, किसी की बाइक मांग लेना चाहिए। अगर आपको मिल जाता है तो आपका निराकरण हो जाता है, बाधा निराकरण हो जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप कुछ अलग सोचते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बाधा निराकरण कहते हैं। तो मतलब व्यक्ति के लाइफ में जो भी परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप जो उपाय सोचते हो, जो आप सॉल्यूशन ढूंढते हो, उसी को क्या कहते हैं? बाधा निराकरण कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मार्गांतीकरण। अगर लक्ष्य प्राप्त ना हो, यहाँ पे क्या होता है? क्या करते हैं? बाधा निराकरण करके क्या होता है? लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या होता है? आपने बाधा का निराकरण किया, और बाधा निराकरण के क्या करते हैं आप? लक्ष्य को प्राप्त करना। मान लो आपका लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हुई, कोई कारण से आपने किसी को साइकिल नहीं पाया, बाइक नहीं पाया, आप वहाँ पे नहीं जा पाए उस समय, तो क्या आप दूसरा कोई रास्ता सोचेंगे? तो मार्गांतीकरण, अल्टरनेट वे। देखो इसके कारण आप, इसमें क्या होता है? तरीका बदलता है, तेवर नहीं बदलता है। आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका तरीका बदलेगा, आपका रास्ता बदलेगा, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं बदलेगा। इस मार्गांतीकरण में, मार्गांतीकरण क्या होता है कि आप दूसरे रास्ते से जाओ। मान लो आपको यहाँ अन्नाव रास्ते में जाना, अन्नाव होते हुए जाना था अकबरपुर, वहाँ पे कोई परेशानी आ रही, कोई काम चल रहा है, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके चलते आप उस रास्ते से नहीं जा सकते, तो आप
अपना लक्ष्य थोड़ी बदले कि मैं अकबरपुर नहीं जाऊँगा। आप कोई बात नहीं, आप अन्नाव से नहीं हो जा सकते तो आप मेहंदीपुर वाला रास्ता पकड़ लीजिए। आपने क्या किया, अपने लक्ष्य को परिवर्तित नहीं किया, सिर्फ आपने रास्ता बदला है। रास्ता बदल दिया लेकिन लक्ष्य को नहीं बदला। आपने इस रास्ते से होते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। यही क्या होता है, मार्गांतरीकरण, जिसमें क्या कहते हैं, इसमें तरीका बदलता है। ठीक, तरीके में परिवर्तन, लक्ष्य वही रहेगा, लक्ष्य वही रहेगा। ठीक, इसमें सिर्फ तरीके में परिवर्तन होगा लेकिन लक्ष्य वही रहेगा। फिर बात करते हैं अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल। इसमें क्या होता है, जब आप इसमें भी सक्सेस नहीं होते हैं, आपने तरीका भी बदल के देख लिया लेकिन फिर भी आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप करते हैं लक्ष्य प्रतिस्थापित करते हैं, बोलते हैं मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है। इसमें क्या होगा, अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, लक्ष्य में परिवर्तन हो जाएगा, लक्ष्य में परिवर्तन हो जाएगा। चल भाई वहाँ तक नहीं जाएंगे, आगे से ही लौट आएंगे। मुझे घूमने का मन कर रहा था, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं इधर किधर पाहितीपुर से ही लौट के चले आऊँगा घूम टहल के। ओके, उसके बाद जब आप वो भी सक्सेस नहीं होते तो आप क्या करते हैं, अपना निष्कर्ष निकालते हैं। क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, किसी से परामर्श लेते हैं कि भाई क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए आप वहाँ पर किसी से परामर्श लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अटेंशन सीकिंग, अवधान की प्राप्ति होती है। आप बोलेंगे मुझे जाना ही नहीं, मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा, इसलिए उसमें अटेंशन सीकिंग करते हैं, अवधान केंद्रित करते हैं। इट्स क्लियर टू यू, आपको समझ में नहीं तो आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कोई आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अब जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सी बाधाएं आ रही हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है उसने फीस की, लेकिन फिर भी आपका पराहम हावी है आप पे, तेरो भाई तो कलेक्टर बनेगा। ठीक, पराहम आपका हावी है, लेकिन फिर भी क्या होता है, आपसे नहीं होता है तो आप बोलते हैं उसका, फिर आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। फिर आप दूसरे तरीके से बोलते हैं, चल ठीक है कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ तो सेल्फ स्टडी करूँगा, बुक्स खरीदूंगा, सेल्फ स्टडी करूँगा, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो इसलिए मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मैं बुक्स खरीदूंगा और क्या करूँगा, स्टडी करूँगा, लेकिन मैं IAS बनूंगा तो IAS बनूंगा। देखो लक्ष्य क्या था आपका, यूपीएससी की तैयारी, IAS बनने की, लेकिन आप किसी कारणवश आपको बाधाएं आई जिसका निराकरण करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुई, तो आपने मार्गांतरीकरण किया, आपने तरीका बदला कि आपने बुक्स खरीदा और उससे तैयारी की, लेकिन आपने लक्ष्य नहीं बदला, लक्ष्य वही है यूपीएससी की तैयारी। फिर जब हम अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स में आते हैं, इसमें आपने कहा फिर भी आप इसमें सक्सेस नहीं हुए, आपने बुक्स खरीद के पेपर दिया लेकिन आप फिर भी फेल हो गए, सक्सेस नहीं हुए, लक्ष्य नहीं मिला। आपने बोला ठीक है भाई अपनों बस के तो नहीं है यूपीएससी की तैयारी, चल एक काम करते हैं लक्ष्य को प्रतिस्थापित कर देते हैं, यूपीएससी के बजाय यूपीपीसीएस की तैयारी कर लेते हैं। फिर आपने लक्ष्य में परिवर्तन कर दिया, यूपीपीसीएस की तैयारी की, जब उसमें भी सफल नहीं हुए तो आपने उसका निष्कर्ष निकाला, एनालिसिस किया बैठ के कि क्या कारण रही जिसके कारण मैं सक्सेस नहीं हुआ, क्या कारण है जिसमें मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ। आप बैठ के एनालिसिस करते हैं कि मेरी ये पॉइंट वीक है, ये पॉइंट वीक है, इसके कारण मैं सक्सेस हुआ, फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद अगर फिर सोचते हैं कि अच्छा ठीक है अपने से नहीं होगा, छोड़ दें इसको, तैयारी नहीं करेंगे, अपन तो बिजनेस करेंगे। ठीक, तो यह अवधान की प्राप्ति हो गई, अटेंशन सीकिंग हो गई। इट्स क्लियर टू यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।